भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना। उद्यमियों, गरीब और मध्यम वर्गीय सभी लोगों के हित का बजट है। निर्बल गरीब कैदियों की रिहाई के लिए भी बजट में प्रावधान किया गया है। ऐसे में 2 लाख से ज्यादा कैदी प्रभावित होंगे। मतलब 42 लाख घरों का निर्माण और वितरण हो चुका है और नई तकनीकों का उपयोग करके 16 लाख घरों का और भी निर्माण किया जा रहा है। तो निश्चित रूप से 66% का बजट बढ़ाना, यानी कि गरीब वर्ग की विशेष रूप से इसमें चिंता की गई है। इसके साथ साथ महिलाओं के लिए इस आम बजट में कई सौगात दी है, जिसमें से अमृतकाल में महिलाओं के लिए नई बचत योजना का ऐलान किया गया है। इस योजना में 2 साल के लिए इस योजना का आगे का प्रावधान किया गया है, जो मार्च 2025 तक महिलाएं 2 लाख रुपए तक का महिला सम्मान बचत पत्र खरीद सकती हैं और इस पर 7.5% की सालाना दर से ब्याज। खबर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से है, जहां जिला कारागार सुधोवाला में सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान मिशन ड्रग फ्री देवभूमि नशा मुक्ति कार्यशाला का सीएम धामी ने शुभारंभ किया। वहीं सीएम धामी ने कहा कि देवभूमि का ड्रग मुक्त करना सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है। उन्होंने प्रदेश की जनता से नशे का सेवन नहीं करने की अपील की। नशा करने के बाद जब उन्होंने नशा छोड़ा तो कहते हैं कि हमारा तो असली जीवन अब खत्म है। और मैं सच बताऊं तो मैंने अपने एक मित्र को खोया और मैं जब भी उसके बारे में सोचता हूं तब मुझे लगता है, और उसी संकल्प के कारण यह हमने संकल्प लिया कि 2025 तक हमारे इस देवभूमि के अंदर एक भी व्यक्ति, एक भी भाई, एक भी बहन नशे की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज जिला कारागार देहरादून के भ्रमण पर पहुंचे, जहां उन्होंने जिला कारागार का निरीक्षण कर कौशल विकास योजना के तहत कार्यक्रम में शिरकत की। दरअसल आपको बता दें कि जिला कारागार में बंद कैदी जहां अपने हुनर के चलते विभिन्न रोजगार परक कार्यक्रम से जुड़कर विभिन्न उत्पादों का निर्माण कर रहे हैं, तो वहीं कैदियों के लिए भी कौशल विकास योजना के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रमों से जोड़ा जा रहा है। साथ ही ड्रग फ्री कार्यक्रम के तहत उन्हें जागरूक भी किया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कैदियों को भी कौशल विकास योजना से जोड़ा जा रहा है। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू और भाजपा नेता अपर्णा यादव उत्तराखंड के उत्तरकाशी पहुंची। यहां उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन कर पूजा अर्चना की। उन्होंने केंद्र सरकार के बजट को महिलाओं के लिए मील का पत्थर बताया। अपर्णा यहां अपने मायके डूंडा ब्लॉक के सेणी में होने वाले धार्मिक अनुष्ठान में शामिल होने के लिए आई हुई है। उनके पिता अरविंद बिष्ट ने अपने घर में 5 दिवसीय अनुष्ठान रखा है। अपर्णा के पिता उत्तर प्रदेश में सूचना आयुक्त रह चुके हैं। यहाँ पे करीबन 14 वर्षों के बाद आ रही हूँ। हालांकि देहरादून, हरिद्वार और बद्रीनाथ जी का दर्शन मैं बीच बीच में करती रही, पर अपने पैतृक गांव में 14 साल के बाद आ रही हूँ। और आज मैं अपनी दादी से और अन्य जो मेरे सारे रिलेशंस में है, पूरा परिवार इकट्ठा है और ये बहुत ही भव्य और दिव्य पाठ है भगवान नागराजा का। मैं भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मुझे यहाँ पर सकुशल उन्होंने पहुँचाया और मैं आशा करती हूँ, कामना करती हूँ कि भगवान मुझे आशीर्वाद दे, जिससे कि मैं जन सेवा का जो कार्य मैंने लिया है उसको मैं अच्छे से निभा पाऊँ। जोशीमठ आपदा को 1 महीने से ज्यादा का वक्त बीत गया, लेकिन प्रभावित परिवारों का विस्थापन जोशीमठ में अध्ययन कर रही 8 एजेंसियों की रिपोर्ट पर अभी लटका हुआ है, क्योंकि जोशीमठ में भूधसाव मामले में परीक्षण कर ही अलग अलग 8 संस्थाओं की रिपोर्ट आने के बाद ही प्रभावित परिवारों के पुनर्वास को किया जाना है और इस पर अंतिम निर्णय लिया जाना है। उधर कांग्रेस लगातार इस मसले पर सरकार को घेर रही है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष और चक्राता से विधायक प्रीतम सिंह ने सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि पहले तो सरकार जोशीमठ मामले में देर से जागी और अब जो लोग अपने पुनर्वास की बात कर रहे हैं उनको भाजपा माओवादी कह रही है। देखिए, जोशीमठ की जो घटना है, पहले तो सरकार बड़ी विलंब से जागी और जागने के बाद आतिथि तक जोशीमठ के रिहेबिलिटेशन के बारे में कोई कार्रवाई नहीं की गई, बल्कि उल्टे भाजपा के लोग जो वहां पर लोग अपने आप को रिहेबिलिटेशन की बात कर रहे हैं, उचित मुआवजे की बात कर रहे हैं, उन्हें माओवादी कहकर के पुकारने का काम करते हैं।
तो जो लोग आपदा में भी जो है राजनीति करते हों, उन लोगों पर क्या भरोसा जो है लोग करेंगे। उत्तरकाशी में ज्ञानसू ज्ञानजा मोटर मार्ग के डामरीकरण और प्रतिकर भुगतान की मांग को लेकर क्षेत्रीय ग्रामीणों ने पीएमजीएसवाई कार्यालय जोशियाड़ा में मौन व्रत और अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। इसी दौरान ग्रामीणों ने विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत बुधवार को ज्ञानजा साल्ट बसुंगा आदि गांव के ग्रामीण जोशियाड़ा कंसेन स्थित पीएमजीएसवाई कार्यालय परिसर पहुंचे। ग्रामीणों का कहना है कि ज्ञानसू ज्ञानजा मोटर मार्ग पर डामरीकरण न होने से क्षेत्रीय ग्रामीणों को आवागमन करने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। डामरीकरण की मांग को लेकर विभाग सहित शासन प्रशासन को मौखिक और लिखित रूप से अवगत करवा चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। और हमारे जो रोड की कंडीशन बहुत ख़राब चल रही है और पिछले 2 साल से हमारी ये मांगे हैं कि हमारे रोड का डामरीकरण नहीं हो पा रहा है और समय पे उनका भुगतान जो हमारा जो मुआवजा है खेतों का उनका मुआवजा नहीं मिल पा रहा। और हम यहाँ 3 महीने 4 महीने से आ रहे हैं और हमें यहाँ सांत्वना दिया जा रहा है कि तुम्हारा काम करवा दिया जाएगा और टाइम पे हमें हर बार यही सांत्वना दिया जा रहा है। जो हमारे अधीक्षण अभियंता महोदय हैं उनके द्वारा मुझे कल अवगत कराया गया है। कल देहरादून में एक मुख्य अभियंता महोदय URRD की अध्यक्षता में एक बैठक थी कार्यों की प्रगति संबंधित। उस बैठक के दौरान उनके द्वारा अधीक्षण अभियंता द्वारा मुझे निर्देशित किया गया है कि जो पूर्व में भेजा गया आपका बैलेंस वर्क का डिटेल्स हैं उनको पुनः इनको हमें भेज दें और हम इसके तुरंत निविदाएं आमंत्रित कर दी जाएगी। दरअसल जो हमारा ज्ञानजा मोटर मार्ग है 5 किलोमीटर लंबा है, तो इस पे लगभग 2.5-3 वर्ष हो गए हैं इस पे डामरीकरण नहीं हो पा रहा है और लगातार पीएमजीएसवाई से हम 2.5-3 वर्षों से हम लगातार गुहार लगाते आ रहे हैं कि इसका डामरीकरण किया जाए, लेकिन विभाग की ओर से हर बार जब भी हम आते हैं आश्वासन दे दिया जाता है कि आज हम ये काम करेंगे, कल से हम ये करेंगे, लेकिन यहाँ आकर हकीकत मालूम होती है कि विभाग की ओर से कोई भी कार्रवाई उस पर नहीं की जा रही है। जोशीमठ के स्थानीय लोगों के घर में तो दरारें हैं ही, साथ ही मवेशियों की गौशाला में भी दरारें हैं, जिस कारण इंसान तो इंसान जानवर भी खतरे की जद में है। गाय की गौशाला राहत शिविर से काफी दूरी पर मौजूद है, जिस कारण स्थानीय लोगों को अपने मवेशियों को लेकर भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि प्रशासन के द्वारा मवेशियों के लिए गौशाला की व्यवस्था की जा रही है और लगातार कार्य प्रगति पर है, लेकिन बड़ी बात तो यह है कि ओमकारानंद ट्रस्ट तो तारा माता द्वारा जोशीमठ नगर के पीड़ित परिवारों के मवेशियों के लिए 500 बैग गाय का चारा वितरण किया गया। ये गाय का चारा करीबन 9 वार्डों में वितरण किया गया। से हमारे श्री तारा माता है, जिनका ओमकारानंद ट्रस्ट और तारा माता ट्रस्ट के नाम से है। इन्होंने पिछले बार तपोवन की आपदा में सबसे ज़्यादा मदद अगर किसी ने की तो माता तारा ने की, और माता तारा तपोवन में भी बहुत सारे घरों में गई, परिवारों घरों में गई, वहाँ पे लोगों के सुख दुख बांटे। और जब उनको ये पता चला कि जोशीमठ में भी इस तरह से आपदा है तो उन्होंने मेरे से भी संपर्क किया। तो मैंने कहा पूज्य माता जी, इस समय गाय पशु सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। मनुष्य के लिए तो कहीं ना कहीं से सरकार भी लगी है, लेकिन पशुओं की स्थितियाँ अभी खराब हो रही है। तो माता जी ने तुरंत ही 500 बैग कबीला पशु आहार का यहाँ पे भेजा, जिससे 9 वार्ड में, प्रत्येक वार्ड में जितने पशुपालक हैं, जो कि लिस्ट 600 की लिस्ट हमको पशुपालन विभाग से प्राप्त हुई, और प्रत्येक वार्डों में बहुत अच्छे ढंग से माता जी के आशीर्वाद से यहाँ पे सभी पशुओं को ये चारा प्राप्त हो रहा है। और माता जी ने कहा है इसके बाद यदि कहीं कमी पड़ेगी, किसी चीज़ की जरूरत पड़ेगी, तो माता जी सभी प्रवासियों के साथ अपना आशीर्वाद बनाए रखेंगे और निरंतर आशीर्वाद। सितारगंज के सिसोना राजकीय महाविद्यालय में कुछ बदमाशों द्वारा छात्र संघ अध्यक्ष पर रिवॉल्वर तानने का मामला सामने आया। छात्र ने कोतवाली सितारगंज में तहरीर देकर मामले में कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष किसी बात को लेकर वाद विवाद हो गया, जिसमें उसको जान से मारने की धमकी दी थी। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है। मैं 11:45 के आसपास कॉलेज में आया। कॉलेज में आने के बाद मैं थोड़ा अंदर छात्रों के बीच में रहा और बातें हुई। उसके बाद जब मैं थोड़ी देर बाद ही, मैं जब अकेला था, मेरे साथ में ये शिवम कुमार जी थे, ये सितारगंज की तरफ को आए मेरी गाड़ी लेने के लिए। उसके बाद जैसे ही मैं कॉलेज के बाहर गेट पे आया, कुछ अज्ञात लोगों ने, मैं आके छात्रों से वार्तालाप कर रहा था, जो छात्र बस का इंतजार या ऑटो का इंतजार कर रहे थे, मैं उनके साथ वार्तालाप कर रहा था। एक अज्ञात वाहन आई बुलेरो, थोड़ा सा आगे खड़ी होती है, फिर उसके बाद 2 बंदे आते हैं, 2 लड़के आए पहले उससे हाथ मिलाया, कंधे पर रखा। उसके थोड़ी देर बाद मुझे पीछे धक्का मारा, पीछे से अंदर की तरफ धक्का मारा। मैं पीछे घूम के देखा तो उसने वहाँ बोला तमंचा निकाल। वो तमंचा पीछे से लड़का लेके आया, इतनी देर में उसने ताना
उसने मेरा हाथ उठ खींचा, ये मेरे हाथ में नाखून के निशान लगे। मैं उसका हाथ झटका के मैं उधर कैमरे की तरफ, मेरे हमारे कॉलेज के जस्ट सामने बजाज की एजेंसी है, हमारे ग्राम प्रधान कुलदीप जी की, लेके आए और चिल्लाए, बोले अगली बार जान देखेगा तो जान से मार देंगे। काशीपुर पुलिस ने क्षेत्र में हुई चोरियों का खुलासा करते हुए 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। चोरी की घटनाओं का खुलासा करते हुए एसपी अभय सिंह ने बताया कि क्षेत्र में लगातार हो रही चोरी और नकबजनी की घटनाओं के खुलासे के लिए गठित पुलिस टीम ने करीब 100 सीसीटीवी कैमरों की जांच की, जिसके बाद नदीम और जावेद खान को गिरफ्तार कर उनकी कब्जे से चोरी की गई गले की चेन, कंगन, पेंडेंट, अंगूठी आदि समेत 1,20,000 रुपए नकदी बरामद की है। थाना क्षेत्र में अली खां मोहल्ले के अंदर बैक टू बैक 3 चोरियाँ हुई थी। इसी तरीके से कटोरा ताल में भी एक चोरी हुई थी। हमने चारों चोरियों को रजिस्टर करके और 2 टीमें बनाई थी। एक कटोरा ताल चौकी इंचार्ज के नेतृत्व में और एक बांसपुरा चौकी इंचार्ज के नेतृत्व में हमारी टीम को कल इसमें सफलता मिली। ये 2 शातिर किस्म के चोर हैं, एक नदीम है और दूसरा जावेद खां है, जो कि रामनगर नैनीताल का है। नदीम तो दिल्ली का ही है। दोनों नशा भी करते हैं और दोनों का पूर्व में आपराधिक इतिहास भी रहा है। उत्तराखंड के थाना पिरान कलियर पुलिस ने नाबालिग पुत्री से दुष्कर्म के आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल कलियर थाना क्षेत्र में रहने वाली एक महिला ने पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि सोमवार दोपहर उसके पति ने उसकी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म किया और घटना के बाद मौके से फरार हो गया था। महिला ने बताया था कि उस समय वह घर से बाहर गई थी और बाकी बच्चे भी घर के बाहर ही थे। उसके पति ने बेटी को अकेला पाकर उसे अपनी हवस का शिकार बना दिया। जब बच्ची की मां वापस लौटी तो उसने देखा कि बच्ची डरी सहमी बैठी है। मां के द्वारा पूछने पर पीड़िता ने आपबीती बताई। महिला ने पुलिस को तहरीर देकर मामले में कार्रवाई की मांग की है। कलियर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक महिला के द्वारा यह तहरीर दी गई थी कि उसकी पुत्री के साथ उसके ही पति यानी कि पीड़िता के पिता के द्वारा दुष्कर्म की घटना को कारित किया गया है। इस संबंध में तत्काल तहरीर प्राप्त कर अंतर्गत धारा 376 आईपीसी एवं 3, 4, 5, 6 पोक्सो अधिनियम के अभियोग पंजीकृत करते हुए पीड़िता का मेडिकल कराया गया एवं उसके मजिस्ट्रेट के समक्ष 164 सीआरपीसी के कथन अंकित कराए गए। तत्काल अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु टीमें गठित की गई एवं अंततः अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की गई है। अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। काशीपुर में पिछले 5 साल से अधर में लटके आरओबी का काम अब अपने अंतिम चरण में है, जिसके लिए उधम सिंह नगर जिले के जिलाधिकारी के द्वारा आगामी 105 दिनों तक के लिए एमपी चौक से बाजपुर रोड तक रेलवे क्रॉसिंग पर यातायात पूर्ण रूप से बंद रहेगा। आदेश के बाद आगामी महीनों में लगने वाले चैती मेले के मद्देनजर मां बाल सुंदरी देवी की डोला मार्ग को लेकर उप जिलाधिकारी ने काशीपुर में पंडा परिवार के सदस्यों से मुलाकात की। इस दौरान एनएच के अधिकारियों के साथ बाजपुर रोड स्थित रेलवे क्रॉसिंग का निरीक्षण किया। ये शुरू से ही हम लोगों का ये रहा है कि हम इस काम को जल्दी से जल्दी ख़त्म करवाएं, परंतु ये सिर्फ बिल्डर के हाथ में नहीं होता, ये सारे विभाग जो होते हैं सब लोग कलेक्टिवली इसमें सहयोग करते हैं। तो कुछ सहयोग मिला, कुछ नहीं मिला, उसके करके हमारे लोगों का काम बेशक लेट हुआ है, परंतु मैं ये आपको आश्वासन दे रहा हूँ, ये जो 104-105 दिन का टाइम दिया गया है हमें, हम कोशिश ये करेंगे कि इसको इससे पहले ही ख़त्म कर सकें, ताकि जनता जो है हम लोगों को कम से कम ये जो चैती का मेला है इसमें हम लोगों को थोड़ा सा हम सहयोग कर सकें अपनी तरफ, यही हम अपना सहयोग समझेंगे। इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज एक हमारी बैठक भी हुई थी जिसमें विभाग और पंडा परिवार भी उपस्थित था। और सबको पता है यहाँ पे कि अभी मार्च और अप्रैल में यहाँ चैती माता का जो मेला होता है उसमें ध्वज यात्रा, माता का डोला जाना और डोले की वापसी भी होती है, जिसका मुख्य रास्ता यही रहा है विगत कई वर्षों से। तो इसी को लेके लोगों के अंदर एक वो भी था कि माता का डोला जो है वो किस रास्ते से जाएगा, और पंडा परिवार भी चिंतित था कि क्या रास्ता रहेगा, रास्ता बदलना तो नहीं पड़ेगा। इसी को लेके आज विभाग के साथ यहाँ मौके का निरीक्षण किया गया। और चूँकि जो हमारा आरओबी का काम होना है उसमें टाइम बाउंड इनको दिया गया है कि 105 दिनों में कंप्लीट करना है। इसी बीच में हमारा मेला भी पड़ रहा है, तो इसको लेके संभावना देखी जा रही है कि किस रास्ते से हम बिना रूट डाइवर्ट किए इसी यहाँ से क्या विकल्प बना के संख्या को सीमित करके हम लोगों को यहाँ पे डोला और जो ध्वज यात्रा है और जो डोले की वापसी है। कालाडूंगी क्षेत्र के स्थानीय युवाओं ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कालाडूंगी की बदहाल व्यवस्थाओं को देखते हुए इसके उच्चीकरण को लेकर एसडीएम कालाडूंगी के माध्यम से मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन भेजा। ज्ञापन में कालाडूंगी के सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में स्टाफ की कमी, 100 बेड का अस्पताल, अल्ट्रासाउंड मशीन सहित कई मांगे की गई। वहीं युवाओं ने कहा कालाडूंगी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र केवल एक रेफर सेंटर बन गया है। यहाँ कोई भी मरीज आता है उसे यहाँ से हल्द्वानी अस्पताल रेफर करके अस्पताल प्रशासन द्वारा औपचारिकता पूरी कर दी जाती है। उन्होंने कहा कि मांगों को 30 दिन में पूरा नहीं किया जाता है तो वे क्षेत्र के युवाओं के साथ तहसील परिसर में ही अनिश्चितकालीन धरना करेंगे। कालाडूंगी के युवाओं द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को
उप जिलाधिकारी द्वारा हमने ज्ञापन दिया जिसमें कालाडूंगी के हॉस्पिटल की हमने कुछ मांगे रखी हैं, जिस कारण जैसे हमारे कालाडूंगी अस्पताल को एक रेफर सेंटर बना दिया गया है, सुविधाओं का अभाव है और हमारे ग्रामीण क्षेत्र जितनी ग्राम सभा हमारी 123 ग्राम सभा हमारी कालाडूंगी तहसील जुड़ी हुई हैं वो उपचार से वंचित है। उनको हल्द्वानी, रामनगर, बाजपुर जाना पड़ता है बार बार उपचार के। इसका सीधा साधा उद्देश्य ये है कि हमें अपने क्षेत्र में एक आधुनिक उपचार के लिए एक अस्पताल चाहिए। जैसा कि आप सभी को अवगत है कि हमारे कालाडूंगी क्षेत्र में कोई भी एक अच्छा हॉस्पिटल नहीं है और जिसके कारण हमारे क्षेत्र की जनता को काफ़ी दुख महसूस करना पड़ता है। कालाडूंगी क्षेत्र के कुछ लोगों ने मुझे ज्ञापन दिया है, जो ये हमारा हॉस्पिटल है यहाँ उसके उच्चीकरण के रिगार्डिंग इन्होंने दिया है, जिसमें इनके द्वारा ये मांग की गई है कि इसमें हमारे डॉक्टर्स की संख्या बढ़नी चाहिए, हॉस्पिटल में जो बेड की संख्या वो बढ़नी चाहिए। इसके अलावा न्यूरोसर्जन की इन्होंने मांग की है, एक्सरे मशीन, और काफ़ी इनके द्वारा एक ज्ञापन बना के मुझे दिया गया जो माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित है। तो मेरे द्वारा इसको जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी तक प्रेषित किया जा रहा है। अगर आप तितली प्रेमी हैं तो ये खबर आपके लिए ही है। कार्बेट लैंडस्केप में तितलियों की 150 से 200 प्रजातियां पाई जाती है। ऐसे में अगर आप तितली प्रेमी हैं तो आप कॉर्बेट पार्क चले आइए। यहाँ पर आपको विभिन्न प्रकार की तितलियों के दीदार हो जाएंगे। तितली विशेषज्ञ संजय चिमवाल कहते हैं कि कार्बेट टाइगर रिजर्व बाघों के लिए तो विश्व विख्यात है ही, लेकिन तितलियों की 150 से ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। कार्बेट पार्क में जैव विविधता, संजय चिमवाल कहते हैं कि जब हम जैव विविधता की बात करते हैं तो इसमें तितली का बहुत बड़ा योगदान होता है। मधुमक्खी के बाद परागण करने में ही तितलियों का योगदान होता है। कार्बेट में बाघों के अलावा भी बहुत सी सुंदर चीजें हैं। इसमें लोगों को बाघ के साथ ही अन्य प्रजातियों पर भी फोकस करना होगा। देखिए, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व निश्चित रूप से बाघों के लिए जाना जाता है, लेकिन जब हम पारिस्थितिकी में जैव विविधता की बात करते हैं तो उसमें तितलियों का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। वो बहुत छोटे जीव जरूर हैं, लेकिन पारिस्थितिकी में उनका जो महत्वपूर्ण योगदान है वो बटरफ्लाई जो हैं, हनी बीज के बाद सबसे ज़्यादा पॉलिनेशन करने वाले जीवों में जाना जाता है। और रंग बिरंगी तितलियां हमारे जो पर्यावरण है उसकी अच्छे पर्यावरण की द्योतक हैं। कॉर्बेट नेशनल पार्क ने दुनिया भर में अपनी पहचान टाइगर टूरिज्म के रूप में विकसित की है। कोई भी पर्यटक जब कॉर्बेट नेशनल पार्क आता है तो उसके दिमाग में टाइगर, एलिफेंट, लेपर्ड, इन एनिमल्स को देखने की ही उत्सुकता होती है और उम्मीद होती है। क्या आपको पता है किसी भी नेशनल पार्क का इकोसिस्टम खाली टाइगर, एलिफेंट, लेपर्ड पे ही केंद्रित नहीं होता है, बल्कि उसके अलावा वहां पे और छोटे वन्य जीव जैसे डियर्स, स्पॉटेड डियर्स, ऑटर्स, इवन बर्ड्स, उससे भी छोटे अगर हम चले जाएं तो हनी बीज और बटरफ्लाईज के ऊपर भी डिपेंडेंट होती है। हाँ जी, तितलियों की यहाँ पर काफ़ी प्रजातियाँ पाई जाती हैं। इसके लिए हमारे कॉर्बेट नेशनल पार्क के ढेला जोन के एंट्री गेट पर एक बायोडाइवर्सिटी पार्क बनाया गया है, जिसमें विभिन्न प्रकार के वृक्ष हैं और साथ ही साथ बटरफ्लाइज को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ उनके होस्ट प्लांट्स भी लगाए गए हैं, जिसमें से कुछ मेन हैं, गुलाब है, जूही। और इन सभी खबरों के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।